क्या बच्चों आपको भी बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन समझने में हो रही है दिक्कत? तो अपनी इस दिक्कत का सॉल्यूशन लेके जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 12th बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट हमने स्टार्ट किया था और इसका लेक्चर नंबर 1 हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं पढ़ा है बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वो भी हमने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, प्लेलिस्ट में आपको उसकी भी वीडियोस देखने को मिल जाएगी बेटा। और जो सेकंड चैप्टर था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने हेनरी फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल्स को बहुत ही बारीकी से समझा है बेटा, वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी और उन दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 2। और ये लेक्चर नंबर 2 है बेटा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही टॉपिक है बेटा ये। तो आज ये जो है लेक्चर नंबर 2 के तहत बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो हम इसका लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे उसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ 15 या 20 में क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा बहुत ही जबरदस्त, जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे बेटा, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट हो बच्चों आपको तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा बेटा, आप वहां पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो बिंदास वहां पे पूछना बेटा, हम 100% आपका वहां पे आंसर करेंगे। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना है बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, इससे आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेक्चर चल रहे हैं बेटा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो बिजनेस हो, बस आपको क्या करना है बेटा, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। और कोई भी डाउट हो बेटा तो कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप ईमेल भी हमें कर सकते हो। चलिए अब हम फटाफट से क्या करते हैं बेटा, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने आखिर पढ़ा क्या था। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था बेटा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इसको हमने बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करी थी बेटा, कि जितना भी एनवायरनमेंट होता है, जो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। यह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने समझा था बेटा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये भी सिंपल टॉपिक था, हमने इसको बहुत ही बारीकी से समझा था। अगर वीडियो नहीं देखी बेटा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करी है। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है एक बिजनेस की ग्रोथ के अंदर, ये भी हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा था। और जो ये 2 टॉपिक अब बच रहे हैं बेटा हमारे डी और ई, एक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और एक है हमारा द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये दोनों टॉपिक आज के हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं बेटा, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के आखिर डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए देखो बेटा ये जो टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बहुत ही तरीके से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा केस स्टडी पे सवाल बनते हैं ना बेटा, केस बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से। क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये कौन सा डायमेंशन है, क्या ये इकोनॉमिक है, क्या पॉलिटिकल है, या इलीगल है। तो इस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में से जो केस स्टडी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं बेटा। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक जो भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ के आए हैं बेटा, अभी तक हम जो भी फीचर्स पढ़ के आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ होल पढ़ के आए हैं, यानी कि पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने कवर करने की कोशिश करी है। लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम एक एक एनवायरनमेंट को सेपरेट रूप से पढ़ेंगे, कि बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरीके से इंपैक्ट डालता है, सोशल एनवायरनमेंट किस तरीके से इंपैक्ट डालता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से इंपैक्ट डालता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालता है, या लीगल एनवायरनमेंट किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट डालता है। मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा बेटा उसमें हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को एज अ होल स्टडी करने की कोशिश करी। लेकिन अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक सिंगल एनवायरनमेंट को, यानी कि अलग अलग टॉपिक को क्या करेंगे बेटा, डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या लीगल एनवायरनमेंट किस तरीके से एक बिजनेस की ग्रोथ पे या बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा से स्टार्ट करते हैं।
पहला डायमेंशन क्या है बेटा, देखिए इकोनॉमिकल एनवायरमेंट या इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अभी क्या होता है, देखिए बेटा, इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर बढ़ना या घटना, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की जो दर होती है बेटा, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड द वैल्यू ऑफ रुपीज, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं बेटा, इंपैक्ट करते हैं। अब चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हो, कहीं ना कहीं वो क्या करेगी बेटा, डिमांड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, वो क्या होगी बेटा, सफर होगी। इसको ऐसे समझो बेटा कि जब एक इंडिविजुअल की इनकम कम होती है बेटा, तो वो कम चीजें कंज्यूम करता है, लेकिन जब एक इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा हो जाती है बेटा, तो वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है, रुपये की वैल्यू क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, स्टॉक मार्केट इंडिसेस कैसे चल रहा है, इनको स्टडी करना एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा। क्योंकि अगर वो इनको स्टडी करेगा तो इससे क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है जिसमें हम इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बिजनेस के ऊपर क्या करती है बेटा, इंपैक्ट डालती है। तो ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक समझदार मैनेजर की निशानी है कि वो इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करे। क्योंकि जितना अच्छी तरीके से वो इसे स्टडी करेगा, वो इसको क्या कर पाएगा बेटा, कोई भी इससे आने वाली जो समस्या है उसको भी सॉल्व कर पाएगा और साथ के साथ बेटा चीजों को क्रैक भी कर पाएगा। तो याद रखना बेटा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है बेटा किसको, बिजनेस को। और याद रखना बेटा, एक इंडिविजुअल की इनकम कम होती है तो वो कम चीजें कंज्यूम करता है, लेकिन एक इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा होती है तो वो ज्यादा सर्विसेज की डिमांड करता है और ज्यादा चीजें भी कंज्यूम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है क्या बेटा? चलिए, सेकंड डायमेंशन हमारा क्या है, सेकंड डायमेंशन है बेटा हमारा सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। अब देखिए बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या है बेटा, आप ऐसा समझो, इसको एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं बेटा, कि अगर आप एक ऐसे गांव के अंदर, ठीक है, आप एक गांव के अंदर मान के चले एक आईफोन का स्टोर खोल देते हैं। किसका खोल देते हैं बेटा, एक आईफोन का स्टोर खोल देते हैं। तो क्या उस गांव में वो आईफोन का स्टोर चलेगा क्या बेटा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का कस्टम वैसा नहीं है, सोसाइटी का ट्रेडिशन वैसा नहीं है, सोसाइटी की वैल्यूज वैसी नहीं है, वहां पे लोगों की इनकम वैसी नहीं है। तो वहां पे आईफोन का स्टोर चलेगा क्या? भैया नहीं चलेगा वहां पे। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सोशल एनवायरमेंट ही वैसा है। तो सोशल एनवायरमेंट मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेस को रन करते वक्त आपको सोशल एनवायरमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल के कस्टम्स क्या है, हर एक सोसाइटी के ट्रेडिशंस क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, और सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? आज आप एक गांव के अंदर चाय और समोसे का ठेला खोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो बिक जाएगा। लेकिन आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएंगे बेटा, जिसमें आपने लंबा सा मेन्यू निकाल रखा और बहुत सारी महंगी महंगी लिस्टें दे रखी उसमें आपने, तो वहां पे वो चीजें नहीं चलेगी। क्योंकि गांव का आदमी तो आपको पता है देसी आदमी होता है बेटा, ठीक है, कम जरूरतें होती है उसकी, तो वो कहां इतना पैसा खर्च कर पाएगा, और इनकम भी उसके पास कम होती है। तो सोशल एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं क्या करता है बेटा, इंपैक्ट डालता है बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। तो आपको अगर इसको ध्यान में रखना है तो आपको सोसाइटी के वैल्यू, सोसाइटी के ट्रेडिशन और सोसाइटी के कस्टम को समझना पड़ेगा, और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सोसाइटी आखिर आपके बिजनेस से एक्सपेक्ट क्या करता है, और उस हिसाब से जब आप उसे डील देते हो तो याद रखना बेटा आपका बिजनेस जो है वो लंबे समय तक रन होता है। क्लियर है बेटा? तो ये सोशल एनवायरनमेंट भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसका स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी सोसाइटी वैसा ही प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, और उतनी ही रेट में आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट समझ में आ गया। तीसरा आप देखिए बेटा, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती ही जा रही है बेटा, बदलती ही जा रही है, अगर आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई बेटा, फिर कलर टीवी आई, फिर एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, फिर कर्व्ड टीवी आई, अब तो इंटरनेट आ गया टीवी के अंदर ही। तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है, कंज्यूमर के टेस्ट बदलते जा रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, लगातार लोग नई नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं, और जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है तो लोग डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है लोगों के पास, तो लगातार नई नई चीजों की वो क्या कर रहे हैं बेटा, डिमांड कर रहे हैं। तो क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट? Technology environment includes forces related to scientific improvement, which provides a new way of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो है बेटा जो आपको नए नए तरीके देता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और याद रखना, अगर इसको स्टडी नहीं किया तो ये 100% डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा बेटा आपके बिजनेस के ऊपर। क्योंकि काफी सारी ऐसी कंपनीज थी बेटा जिन्होंने मार्केट के साथ, जैसे से मार्केट में बदलाव आया, जैसे से टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आया, उन्होंने वो बदलाव अपने बिजनेस के अंदर नहीं किए और आज वो खत्म हो चुके हैं। जैसे नोकिया के फोन का एग्जांपल देख लो बेटा, नोकिया ने जल्दी कॉप अप नहीं किया, हालांकि नोकिया भी ठीक ठाक पोजीशन पे है, लेकिन अभी देखिए एंड्रॉइड के मार्केट में पूरी तरीके से सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईफोन तो चलो आईओएस हो गया, तो इन सब ने क्या कर लिया बेटा, मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं नोकिया, वरना पुराने टाइम पे देख लो नोकिया कितना जबरदस्त फोन हुआ करता था,
समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? ठीक है, उसकी तो बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि ट्रक चढ़ा दिया उसके ऊपर तभी वो फोन नहीं टूटा, है ना? देखा नहीं देखा ऐसे इंस्टाग्राम पे मीम्स देखे होंगे बेटा आपने, तो वो रखा हुआ है नोकिया का 1100 या 1210 रखा हुआ है, उसके ऊपर से ट्रक चढ़ा दिया, वो टायर फट गया, लेकिन वो नोकिया के मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। तो हालांकि चलो ये तो ठीक है, जोक सा पार्ट है, लेकिन फिर भी समझ लो ना, रफ एंड टफ फोन हुआ करते थे वो। मेरे पिताजी भी वो इस्तेमाल करते थे, जेब से गिर जाता था तो भी वो कुछ होता नहीं था उसका बेटा, रफ एंड टफ। तो अब तो फोन गिर जाए तो लफड़ा पड़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन जो है बहुत महंगी आती है आजकल तो ओरिजिनल। तो वो वाली चीजें हैं बेटा। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हो रहा है बेटा, एनवायरमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज में बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है आपके बिजनेस के ऊपर। अगर इसके हिसाब से अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी सर्विस के अंदर बदलाव नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आप आज ने तो कल खत्म हो जाएंगे, मतलब बिजनेस खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? ये था आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। फोर्थ कौन सा डायमेंशन है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। सबसे जबरदस्त चीज है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट को लगातार ध्यान में रखना पड़ता है बेटा बिजनेस मैनेजर्स को भी। Political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitude the elected government representative hold towards business. The significance of political condition in business success lies in the predictability of business activities under stable political condition. सरकारें जब लगातार बदलती है ना बेटा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, इन बिजनेस एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे न्यू फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, तब हम पढ़ेंगे बेटा इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को और भी अच्छी तरीके से। ये पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है बेटा वो भी क्या करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जब जब परिवर्तन आता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट वो इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। सरकार किसकी बन रही है, सरकार किन चीजों को प्रमोट कर रही है, सरकार किन चीजों को क्या कर रही है, पीछे खींच रही है बेटा। जैसे 1977 में आपको याद हो बेटा कि जनता पार्टी जीत के आई थी, तो जनता पार्टी ने क्या किया था बेटा, जितनी भी बाहर की कंपनीज थी उन सबको बंद कर दिया था और रवाना करने के आदेश दे दिए थे। तो कोको कोला कंपनी वापस से चली गई थी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बेटा? ये तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी स्टडी करना बहुत ही जरूरी है एक बिजनेस के ग्रोथ के लिए। क्लियर बच्चों? चलिए अब लास्ट आ जाता है या हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट देखो भाई, संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप संविधान तोड़ दो। तो यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, वो संविधान के दायरे में रहते हुए या लॉस के दायरे में रहते हुए आपको क्या करना है, सेल करना है बेटा। लॉस आप ब्रेक नहीं कर सकते। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, court judgment as well as a decision rendered by various commission and agencies at every level of the government control, state or local. It is imperative for the management of every enterprise to obey the law of the land. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे ये आपके लिकर वगैरह बिकती है तो उसमें साफ लिखा होता है ना कि लिकर सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये क्या है, ये लॉ है, आपको बताना पड़ेगा। ये सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता है बेटा। जब आप एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक पढ़ोगे बेटा, तो ये सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कमियां क्या है, इस प्रोडक्ट से क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है बेटा? तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या करती है बेटा, ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। यानी कि अगर आपको कोई भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचना है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दैट कंट्री, यानी कि वो जो लॉ बना हुआ है उस कंट्री का, उस मार्केट से रिलेटेड, उस लॉ के दायरे में ही रहकर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा बेटा, शराब की दुकानें देखी होगी, ठेके देखे होंगे बेटा आपने, जो वहाँ पे बियर और जो विस्की वगैरह बिक रही होती है, तो उसमें साफ लिखा होता है कि ये चीजें सेहत के लिए हानिकारक है, या 18 साल से कम के बच्चे को ये नहीं दी जाएगी, 18 साल से ऊपर वाले एडल्ट को ये दी जाएगी, ठीक है, मेजर को ये दी जाएगी, माइनर को नहीं दी जाएगी। तो ये सब क्या है, लीगल एनवायरनमेंट ही है बेटा। समझ पा रहे हैं बेटा? यानी कि कानून के दायरे में रहकर आपको चीजें करनी पड़ेगी, कानून के दायरे से बाहर जाके आप चीजें नहीं कर सकते। तो ये भी एक एनवायरनमेंट है बेटा जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लो बेटा, कितने डायमेंशंस पढ़े हमने बेटा, 5 डायमेंशंस हमने पढ़े। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। सोशल एनवायरनमेंट, जैसे सोसाइटी है वैसा गुड्स एंड सर्विसेज दो। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लगातार टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते रहो, जैसे जैसे बदलाव हो रही है अपने प्रोडक्ट में भी बदलाव करो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे भी फोकस करो बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है। 1977 का एग्जांपल याद रखना, जनता पार्टी वाला, जब कोको कोला कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था। और फिर हमने पढ़ा लीगल एनवायरनमेंट, कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपको लॉ के दायरे में रहते हुए ही क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा क्या है बेटा, द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। एग्जैक्ट डेट बताऊं बेटा मैं आपको, तो इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखो बेटा, 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 इसकी एग्जैक्ट डेट। क्या बात है सर? देखिए, इस टाइम पे क्या था बेटा, जो इंडिया की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। एक तो क्या था बेटा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, ठीक है।
दूसरा गल्फ कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहे थे, जो खाड़ी देश होते हैं ना बेटा, ईरान इराक वगैरह वैसे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या था बेटा, क्रैश हो गया था। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमें देनी होती है बेटा वो क्या हो गई थी, क्रैश हो गई। ठीक, अब इस टाइम पे हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव जी। कौन थे बेटा, माननीय पीवी नरसिम्हा राव। और इस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही बेटा जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन थे बेटा 1991 के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर भी थे इस टाइम पे, ये शायद लंदन में थे। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कंट्री की जो सिचुएशन गिर रही थी, उस कंट्री के सिचुएशन को गिरने के लिए या गिरते हुए से बचाने के लिए नरसिम्हा राव जी ने फोन किया, कांटेक्ट किया किसको बेटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनसे बोला कि आप इंडिया में आइए और इस इंडिया की डूबती हुई सिचुएशन को संभालिए। जब वो आए तो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, और उस मॉडल को किसके नाम से जाना गया बेटा, उस मॉडल को नाम से जाना गया राव मनमोहन मॉडल। किस नाम से जाना गया बेटा उसे, राव मनमोहन मॉडल। क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, नरसिम्हा राव जी तो प्रधानमंत्री थे और मनमोहन जी कौन थे बेटा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस मॉडल को क्या कहा गया बेटा, राव मनमोहन मॉडल। और ये मॉडल कब दिया गया बेटा, 24 जुलाई 1991 में, यानी कि 24 जुलाई 1991। और सर वो मॉडल क्या था, वो मॉडल था एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया बेटा किन्होंने, एलपीजी का कॉन्सेप्ट दिया मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी के मॉडल के तहत एलपीजी। ठीक है, ये इस सिचुएशन को या कंट्री की डूबती नाव को बाहर निकालने का काम करेगा। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, आज से हम 1991 से पहले की बात करें तो उस टाइम पे धंधा करना इतनी आसान बात नहीं थी। अब तो क्या हो गया, अब तो देखो एंटरप्रेन्योर्स इतने सारे बन गए, स्टार्टअप्स इतने बन गए कि चलो कुछ भी धंधा करो, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिल जाती है, इतने रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं हो, टैक्स में भी छूट मिल जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था बेटा, पहले क्या था, धंधा करने के लिए भी कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग के दौरान जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ताकि जिससे ट्रेडिंग क्या होती है, दिक्कतें, जैसे लाइसेंस देने में दिक्कतें मिलना, परमिट देने में दिक्कतें होना। ठीक है, समझ पा रहे हो, जैसे आज मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं, मुझे लाइसेंस लेना है तो उसमें बहुत लेट हो रहा है, मुझे परमिट नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पे राव मनमोहन मॉडल के तहत क्या कहा गया लिबरलाइजेशन के अंदर, कि इस लिबरलाइजेशन के तहत क्या करो, जो ट्रेडिंग है उसमें जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उस सबको क्या करो, रिमूव करो, ताकि ट्रेडिंग क्या हो सके बेटा, सक्सेसफुली मूव कर सके और इंटरनेशनल करेंसी का आवागमन हो सके, जिससे कंट्री क्या होगी बेटा, ग्रो होगी। समझ पा रहे हो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, 1991 से पहले धंधा करना इतनी आसान बात नहीं थी बेटा। लाइसेंस लेने में झाग आ जाते थे, समझ पा रहे हैं बेटा, लाइसेंस नहीं लिए जाते थे, परमिट नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल होती थी बेटा। लेकिन क्या बोला यहाँ पे राव मनमोहन मॉडल के तहत कि लिबरलाइजेशन के तहत क्या करना है, कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और ये जो लगे हुए हैं बेटा ट्रेडिंग के अंदर, इन सबको क्या करो, रिमूव करो, ताकि क्या हो सके बेटा, ट्रेडिंग जो है वो सक्सेसफुली मूव कर सके। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, इससे क्या होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, नए नए लोग मार्केट में उतर के आएंगे, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया सिंपल हो जाएगी, तो उनको आसानी से धंधा कर पाएंगे, और इंटरनेशनल करेंसी का भी क्या होगा बेटा, आवागमन होगा, जिससे कंट्री क्या होगी बेटा, बूम होगी। ये था लिबरलाइजेशन का टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में, कि जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेडिंग के अंदर आने वाले, उन सबको क्या करते चलो, हटाते थे चलो, ताकि ट्रेडिंग क्या हो सके, अच्छी तरीके से हो सके। अब इसके फीचर्स क्या क्या है बेटा, देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को सिंपल करना, वही मैंने बताया, बैरियर को हटाओ। ठीक है, सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में आए और टेक्नोलॉजी भी आए, वो भी तब होगा जब बैरियर्स हटाए जाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत सारी कंपनीज को, एक इंडस्ट्रीज होती है बेटा, लाइसेंस होना इजीली दे दिया जाए। अब ऐसे नहीं कि बेटा किसी भी प्रोडक्ट के लाइसेंस दे देंगे, कि भाई वो दारू बनाना चाह रहा है, कि वो बम बनाना चाह रहा है, पटाखे बनाना चाह रहा है, तो ऐसे लाइसेंस दे दिया जाएगा, नहीं। जो सिंपल धंधे हैं उनमें लाइसेंस आराम से दे दो, जहां पे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए वहां पे रेस्ट्रिक्शंस भी रखो। और गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, उसमें जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या करो, हटाओ, ताकि क्या हो बेटा, लिबरलाइजेशन के तहत जो है गुड्स का मूवमेंट जबरदस्त तरीके से हो सके। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फीचर्स है, आपको ये ध्यान रखने हैं बेटा। लिबरलाइजेशन का मैंने आपको आइडिया बता दिया कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो बैरियर्स आते हैं बेटा ट्रेडिंग के दौरान, उन्हें रिमूव करना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है, जिससे कि फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में आ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आराम से हो सके, लाइसेंस देने की प्रणाली को सिंपल किया जाए, परमिट देने के प्रोसेस को भी सिंपल किया जाए, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो चीजें हैं वो इजिली क्या हो पाए बेटा, रन कर पाए, फ्रीडम उन्हें मिल पाए। क्लियर है बेटा लिबरलाइजेशन का टॉपिक। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। देखिए इसमें क्या बोला राव मनमोहन मॉडल के तहत कि अगर सरकार
देखिए बेटा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है बेटा जो सरकार के अंडर में आती है। अब सरकार अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ऊपर ही ध्यान देती रहेगी तो कंट्री कब रन करेगी? तो यहां पे राव मनमोहन मॉडल के तहत क्या कहा गया बेटा कि एक वो प्रोसेसर है जिसमें एक कंपनी की जो ओनरशिप है वो तो रहेगी किसके पास? सरकार के पास, लेकिन उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो प्राइवेट ओनर को दे दिया जाएगा। किसे दे दिया जाएगा बेटा? प्राइवेट ओनर को दे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि एक कंपनी है बेटा, सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, अब मालिकाना हक भी उसके पास हो, मैनेजमेंट कंट्रोल भी वही कर रही है, फिर देश कब रन करेगी अगर इन इंडस्ट्रीज में उलझी रहेगी? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे राव मनमोहन मॉडल के तहत कि इसका क्या करो? निजीकरण करो, यानी कि ओनरशिप तो आप ही रखो लेकिन मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या करो? प्राइवेट ओनर को शिफ्ट कर दो, ताकि मैनेजमेंट और कंट्रोल वो करे और हम सही मुद्दों पर और देश को आगे बढ़ाने में क्या कर पाए बेटा? फोकस कर पाए। तो ये होता है बेटा प्राइवेटाइजेशन। समझ पा रहे हैं मैं फिर क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? प्राइवेटाइजेशन एक वो चीज होती है जिसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट ओनरशिप में दिया जाता है, लेकिन जो मालिकाना हक होता है वो सरकार के पास ही रहता है। अच्छा सर, मालिकाना हक भी अगर बेच दिया तो प्राइवेट कंपनी को, तो फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटा? फिर डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखना बेटा, जब मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर किया गया है, ओनरशिप सरकार अपने पास रखती है, वो मुद्दा कहलाता है प्राइवेटाइजेशन का। ऐसा सरकार क्यों करती है? ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि सरकार सही मुद्दों पे ध्यान लगा पाए और कंट्री को आगे बढ़ाने पे फोकस कर पाए। जहां उसको ध्यान नहीं देना चाहिए वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करती है, वहां पे वो प्राइवेटाइजेशन कर देती है। ठीक है बेटा, जैसे रेलवेज का अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफी हद तक रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो अभी लगभग काफी सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे रेलवे से अभी उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। तो धीरे धीरे हो सकता है वो भी आगे जाके प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ओनरशिप सरकार के पास है। अब जब ओनरशिप भी सरकार बेच देती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। याद रह जाएगी बेटा बात। ये सरकार इसलिए करती है ताकि सरकार सही मुद्दों पर ध्यान लगा पाए और कंट्री को आगे बढ़ाने में क्या कर पाए बेटा? फोकस कर पाए। क्लियर बेटा? चीजें समझ में आ गई? लिबरलाइजेशन क्लियर है। रिमूविंग करना बेटा किनको? बैरियर्स को, रेस्ट्रिक्शंस को ट्रेडिंग के दौरान। प्राइवेटाइजेशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है प्राइवेट ओनरशिप को सेल करना ताकि सरकार सही मुद्दों पे ध्यान लगा पाए और कंट्री को आगे बढ़ा पाए। और जी वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, तो फीचर्स आगे। फीचर्स देख लो बेटा क्या क्या है बेटा। इंडस्ट्रीज है ना, इससे क्या होगा बेटा? कंपटीशन बढ़ेगा। जब इंडस्ट्रीज खुलेगी तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस कर दो, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या कर दो? बढ़ा दो बेटा। ये आप समझ ही जाओगे बेटा कि इससे गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट सही जगह पे काम कर पाएगी, गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को बूम दे पाएगी। तो ये कुछ फीचर्स है, आप इसको समझ सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। और याद रखो बेटा, नोट्स बनाते चलो। कोई भी दिक्कत आए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करना, नोट्स बनाते हुए चलना है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। क्लियर है बेटा? चलिए, अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। ये क्या होता है वैश्वीकरण? देखो बेटा, जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्टेड किया जाता है, उस काम को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यहां पे राव मनमोहन मॉडल में क्या कहा गया बेटा कि दूसरी कंट्रीज को भी इंडिया में आने दो और इंडिया की कंपनीज को भी दूसरी कंट्रीज में जाने दो। अभी देखो बेटा, हम जो फोन इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन चाइना है, काफी सारे प्रोडक्ट है बेटा दूसरे देशों से यहाँ पे बन के आ रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का तो पार्ट है। जब दूसरी कंपनीज इंडिया में आके प्रोडक्शन करके अपना माल यहाँ बेच रही है और हमारी कंपनीज दूसरी कंट्री में जाके वहां पे अपना प्रोडक्शन करके वहां माल बेच रही है, यही तो क्या कॉन्सेप्ट है? ग्लोबलाइजेशन है। जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, ट्रेडिंग के माध्यम से, कैपिटल के माध्यम से, एक्सचेंज रेट के माध्यम से, इसे तो हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या कहते हैं? जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाता है, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, कैपिटल के पर्सपेक्टिव से, एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव से, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज दूसरे देश की कंपनीज यहां आ रही है, यहां प्रोडक्शन करके अपना प्रोडक्ट बेच रही है, हमारी कंपनीज दूसरे देशों में जाके वहां प्रोडक्शन करके वहां अपना प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही तो है। इकोनॉमीज को क्या किया जा रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है। इससे क्या होगा बेटा? इससे कंट्री का क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा बेटा। ठीक है, फॉरेन कैपिटल भी आएगी बेटा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो ये तीन कॉन्सेप्ट दिए गए राव मनमोहन मॉडल के तहत, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और बेटा अगर ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आज इंडिया वैसा नहीं होता जैसा आपको देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वाकई में वो प्रधानमंत्री कैसे थे ये मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात है कि वो एक इकोनॉमिस्ट बहुत ही जबरदस्त थे। आरबीआई के गवर्नर भी वो रह चुके हैं बेटा। इकोनॉमिस्ट क्या थे बेटा? वो बहुत ही जबरदस्त थे। और उनकी इसी पॉलिसी की वजह से इंडिया जो है बेटा एलपीजी के कॉन्सेप्ट की वजह से अपनी स्थिति में सुधार कर पाया था, क्योंकि 1991 के टाइम पे इंडिया की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी बेटा। ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट ही था बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाए, निजीकरण किया जाए और कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाए। ये कॉन्सेप्ट दिया गया, तब जाके 3, 4, 5 साल में इंडिया की सिचुएशन जो है वो क्या हुई बेटा? बहुत ही बेहतरीन हुई। और फिर 96 में तो मैं भी आ गया था इंडिया में। ठीक है, मतलब मेरा जन्म हो गया था 96 में।
ठीक है, क्लियर है बेटा आपको? तो ये था बेटा ग्लोबलाइजेशन। इसके कुछ फीचर्स हैं, ये देख लीजिए बेटा कि रुपी को करंट अकाउंट में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को हटा के फेरा को हटा के फेमा में कन्वर्ट किया गया, ये आप पढ़ोगे बेटा इकोनॉमिक्स में। और रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ये कुछ फीचर्स हैं बेटा, ठीक है। तो एलपीजी का कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, फटाफट से रिकॉल करवा देता हूं। एलपीजी यानी कि एल का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस और जो बैरियर्स है उन्हें हटाया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है मैनेजमेंट और कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए ताकि सरकार सही मुद्दों पे काम कर पाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाए, ट्रेडिंग के जरिए, कैपिटल के जरिए, ठीक है। अब ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इससे बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा वो हम देखते हैं। पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन। जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के तहत जब सब लोगों को, लिबरलाइजेशन के तहत जब इजीली लाइसेंस मिलने लग जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन के तहत जब फॉरेन फर्म्स इंडिया में आने लग जाएगी, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन मिलेगा बेटा इंडियन फर्म्स को भी। और इंडियन फर्म्स भी क्या करेगी बेटा, बेहतर काम करने के लिए प्रमोट करेगी, या बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट होगी, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो। भाई लिबरलाइजेशन के तहत आपने लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ईजी कर दिया, लाइसेंस देने की प्रक्रिया को ईजी कर दिया ना, ताकि हर एक आदमी धंधा कर पाए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के तहत आपने दूसरी कंपनीज को भी यहां पे बुला लिया, फॉरेन फर्म्स भी यहां पे आने लग गई, तो कंपटीशन हो गया बेटा इंडियन फर्म्स के लिए। अब कंपटीशन हो गया तो जाहिर सी बात है इंडिया की जो फर्म थी वो भी मोर सर्विसेज दे रही थी, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। और कंपटीशन बढ़ा तो सभी लोग सेवाएं देने पे आगे बढ़े, और सेवाएं देने पे आगे बढ़े तो कंट्री की जीडीपी भी क्या हुई बेटा, ग्रो हुई। समझ में आ गया बेटा बात? ये इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा बेटा न्यू इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी का, सॉरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। दूसरा क्या है बेटा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब नई नई कंपनीज मार्केट में आ गई थी बेटा, ठीक है। कस्टमर जो है बेटा क्या है, कस्टमर्स की इनकम भी बढ़ने लगी, कस्टमर्स की इनकम बढ़ी है तो वो नए नए प्रोडक्ट्स की क्या कर रहा है बेटा, डिमांड कर रहा है। अब कंपटीशन बढ़ रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था तो कस्टमर के पास क्या थी बेटा, वाइडर चॉइस थी। भाई पहले तो लिमिटेड कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन अब लिबरलाइजेशन के तहत सभी धंधे में उतर के आ गए, और ग्लोबलाइजेशन के तहत फॉरेन फर्म्स भी आ गई है बेटा। तो अब कस्टमर के पास क्या हो गई है, एक तो कस्टमर डिमांड भी बहुत ज्यादा कर रहा है, साथ के साथ अब उसके पास वाइडर चॉइस है कहीं से भी चीजों को परचेस करने की, तो उसे क्या मिल रही है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। और साथ के साथ अब एक कंपनी भी जानती है कि एक कस्टमर के पास वाइडर चॉइस ऑफ मार्केट अवेलेबल है और उसके पास डिमांड भी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हर एक इंडिविजुअल कंपनी भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर बनाने में लगी हुई थी। तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग, यानी कि अब कस्टमर्स क्या कर रहे थे, डिमांड ज्यादा कर रहे थे क्योंकि उनके पास वाइडर चॉइस अवेलेबल थी। तीसरा क्या है बेटा, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। देखिए बेटा तकनीक जो है वो लगातार बदल रही है बेटा। अब देखिए इसको समझिए, इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेस द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। अब एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने वाली 10 कंपनी है बेटा, सोप का एग्जांपल ले लो, डीओ का एग्जांपल ले लो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो फर्म क्या कर रही है बेटा, नए नए तरीके निकाल रही है ताकि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट में और ग्रो कर पाए। और जाहिर सी बात है नई नई टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है बेटा, मशीन का प्रोसेस इजी हो रहा है, साथ के साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी पे इंपैक्ट हो रहा है। तो याद रखो बेटा जो लगातार टेक्नोलॉजी में बदल रही है उससे क्या हो रहे हैं, चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो स्मॉलर फर्म्स होती है उनको दिक्कत इससे हो जाती है। जो बड़ी बड़ी फर्म्स है वो तो क्या करती है बेटा, टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ अपने अंदर भी बदलाव कर लेती है, और अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर दिखाने के लिए उनको करना ही पड़ेगा, वरना मार्केट में सर्वाइव और ग्रो कैसे कर पाओगे, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं। लेकिन जो लगातार बदलाव होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में, इससे क्या होता है, जो स्मॉलर फर्म्स होती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, उनके सामने थोड़ी टफ सिचुएशन आ जाती है। क्लियर है बेटा? तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। और देखिए बेटा नेसेसिटी फॉर चेंज, बिल्कुल 1991 से पहले का जो पीरियड था वो अलग था, लेकिन उस टाइम पे स्टेबल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। लेकिन 1991 के बाद अब सिचुएशन अलग हो चुकी है, अब मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, लगातार आपको अपने ऑपरेशंस, अपने गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। अगर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करना है तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो नेसेसिटी फॉर चेंज, बिल्कुल बदलाव बहुत जरूरी, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में 10 कंपनियां बेच रही है, ठीक है। और क्या है बेटा, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स पे भी काम करना पड़ेगा। मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूं ना बेटा, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूं। देखिए बेटा इंडिया के जो एंटरप्राइजेस थे बेटा वो काफी लंबे समय तक परेशान कर रहे थे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर ट्रेंड पर्सनल नहीं थे, यानी कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स उनके पास नहीं थे। लेकिन जब नई मार्केट कंडीशंस आई बेटा, और ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया, एलपीजी वाला कॉन्सेप्ट आया, तो इस कॉन्सेप्ट के तहत हायर शानदार कॉम्पिटेंस वाले और ग्रेटर कमिटमेंट वाले ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड हुई।
तो बहुत जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बेटा, क्योंकि अभी जिस तरीके का मार्केट है वहां पे आपको स्किल्स चाहिए, वहां पे आपको स्मार्टनेस चाहिए। अभी आप मेहनत से काम नहीं हो सकता, कैसे मेहनत करेंगे, अब दिमाग भी घोड़े की तरह तेज दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है, स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट को आपको समझने की टेक्टिक्स आनी चाहिए। तो अभी जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की, क्योंकि जैसे जैसे अभी समय है और आगे जो समय बढ़ता जा रहा है बेटा, वहां पे एक ट्रेंड ह्यूमन पर्सनल जो है वो ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? मार्केट ओरिएंटेशन। ये क्या है देखिए, अर्लियर फर्म्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। पहले फर्म्स क्या करती थी बेटा 1991 से पहले, कि पहले प्रोडक्शन करती थी उसके बाद मार्केट में सेल करने जाती थी, ठीक है, पहले प्रोडक्शन करती थी उसके बाद मार्केट में सेल करने जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, अब चीजें बदल रही है। अब क्या हुआ है बेटा, अब पहले फर्म को स्टडी करना पड़ता है मार्केट को, कि मार्केट में आखिर किस चीज की डिमांड है, और उसके बाद प्रोडक्शन करना पड़ता है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? दोनों में कंफ्यूजन मत होना। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? पहले फर्म्स जो हुआ करती थी वो पहले प्रोडक्शन करती थी, उसके बाद मार्केट में सेल करने जाती थी, क्योंकि वो जो प्रोडक्शन था बेटा वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड था वो। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, अब क्या हुआ, अब फर्म क्या करती है बेटा मार्केट ओरिएंटेशन पे शिफ्ट हुई है। यानी कि पहले वो मार्केट को क्या करती है, स्टडी करती है तरीके से कि मार्केट में आखिर किस चीज की डिमांड चल रही है या कस्टमर्स किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, और उसके बाद एनालाइज करती है, और उसके बाद वो क्या करती है बेटा, प्रोडक्शन करती है गुड्स का। तो ये इंपैक्ट पड़ा है बेटा इस एलपीजी के कॉन्सेप्ट का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। तो एक बार फटाफट से देखते हैं बेटा क्या है। कंपटीशन बढ़ा है बेटा, क्योंकि लिबरलाइजेशन के तहत लाइसेंस इजी मिल रहा है और फॉरेन फर्म्स आ गई है। दूसरा, कस्टमर्स बहुत डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेहतर करने में लगी है। तीसरा, टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है बेटा, और एक टफ मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये जो चीज है टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव, ये छोटी फर्म्स के लिए थोड़ा नुकसान लेके आया है। उसके बाद हमने क्या देखा, नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पहले चीजें स्टेबल हुआ करती थी, लेकिन 1991 के बाद जिस तरीके से मार्केट बदलता जा रहा है, डायनेमिक होता जा रहा है, आपको अपने ऑपरेशंस में भी लगातार मॉडिफाई करना पड़ेगा। फिर हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया की जो फर्म से लगातार सफर हुई है बेटा एक अनट्रेन्ड पर्सनल से, या हम कह सकते हैं कि इररेगुलर सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल, ठीक है। तो अभी क्या है बेटा, अब ऐसा समय आ गया है कि जिसमें आपको हायर स्किल्स और हायर कमिटमेंट वाला आदमी चाहिए, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स पे काम करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा मार्केट ओरिएंटेशन। पहले कंपनी जो थी वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन पे थी, यानी कि पहले प्रोडक्ट बनाती थी फिर मार्केट में सेल करती थी। लेकिन जिस तरीके से मार्केट बदल रहा है, अब फर्म को क्या करना पड़ता है, पहले मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसके बाद प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये था बिजनेस एनवायरमेंट में, या इंपैक्ट था बेटा फॉरेन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसका इंपैक्ट क्या था बेटा, जिससे कंपटीशन बढ़ा, नए नए कस्टमर्स क्या करने लगे बेटा, डिमांड करने लगे। और इसी के साथ बेटा हमारा जो है चैप्टर है बिजनेस एनवायरमेंट, वो आज कंप्लीट होता है। और जो अब मैं इसका लेक्चर नंबर 3 लेके आऊंगा बेटा, उसको अटेंड करना मत भूलना। उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डिस्कस करेंगे बेटा। 15 से 20 क्वेश्चन में लेके आऊंगा बेटा आपके लिए, जिसमें हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के जरिए, और जबरदस्त तरीके से चीजें चलती जा रही है बेटा। बस आपको कनेक्टेड रहना है, भरोसा करना है बेटा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, प्री बोर्ड्स का समय आएगा, हम आपके लिए वन शॉट लेके आएंगे हर एक लेक्चर का, हर एक चैप्टर का, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कशन करेंगे बेटा, सैंपल पेपर्स हम डिस्कशन करेंगे, मेन्यू है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। बहुत सारी चीजें आपके पास आने वाली है। बस आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, लाइक करना है वीडियोस को, दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो बेटा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन भी मिलता है। और कोई भी डाउट हो बेटा तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारा मोबाइल नंबर और आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। आप चाहे तो वहां पर भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं बेटा। बस आपको पढ़ते हुए चलना है, नोट्स बनाने हैं, और अगर नोट्स बनाने में भी कुछ दिक्कत आ रही है बेटा तो पीडीएफ हम व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप उस पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आपको जुड़ के चलना है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर करेंगे हम, फुल में से फुल लेके आएंगे बेटा हम, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो। बस आपको थोड़ा सा सब्र करते हुए चलना है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे बेटा, हम वन शॉट सेशन भी लेके आएंगे आपके हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का, जिसको हम 1 से 2 घंटे में या 3 घंटे में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज हमारा बिजनेस एनवायरमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।